वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 10th सीबीएसई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ एनटीएससी के अकॉर्डिंग कुछ नए टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ओके, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी दो पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीनिंग आप सभी को पता है। इट्स मीनिंग इज रेस्ट। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, आप लोग उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं। इसका एक नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक मींस चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, उसके बिहाइंड जो भी कंसेप्ट है, वो सारे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉम्ब अगर अपने बालों में रब करें, ठीक है, और कुछ पेपर पीसेस के पास लेके जाएं, देन द कॉम्ब विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस, ठीक है। क्योंकि जैसे हम कॉम्ब को रब करते हैं अपने हेयर में, क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो कॉम्ब पे जाके चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बट वो है तो रेस्ट में ही, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन की वजह से भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट पढ़ सकते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। इसलिए इसको एक नाम और भी देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, when charge in motion, जब चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, उस टाइम जो हम स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस हैं, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इज इन मोशन, ठीक है। यहां पे हम डिफरेंट टाइप से चार्ज के जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बात करेंगे, कि जब सिल्क के कपड़े से हम किसी इबोनाइट रोड या फिर किसी ग्लास रोड को रब करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहां पे हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की भी स्टडी हम किसमें करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन हमारे पास पार्ट रहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? मास होता है। मास की वजह से उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर उन्हीं दो ऑब्जेक्ट में अगर हम चार्ज प्रोवाइड कर दें या उनके पास चार्ज हो, तो वे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और वो रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गई? उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, ठीक है।
ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज होता है वो एक दूसरे पे क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या कहें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर में एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास भी होता है। ठीक है, मास के साथ साथ इनके पास क्या है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एक अपने पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में हमने ये पढ़ा कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। जहां भी आपको चार्ज को डिनोट करना हो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, क्यू। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। और चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम। चार्ज दो टाइप के होते हैं मेनली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया कि चार्ज क्या है एक्चुअल में। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से वे एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये तो हमें पता है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अगर हम देखें चार्ज की वैल्यू तो उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब ये किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज की वैल्यू है वो है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है या प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये मतलब ये वैल्यू है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक बेसिक यूनिट है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास जो कूलाम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जो ग्लास रोड है उस पे कौन सा चार्ज प्रोवाइड होता है। ठीक है, और जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है उस पे किस टाइप का चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे अभी। now you can see that here it is a glass rod, it is a glass rod। ठीक है, जब एक ग्लास रोड को हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, ठीक है, तो उस पे क्या आता है, पॉजिटिवली चार्ज। या हम ये कह सकते हैं किसी एक ग्लास रोड को जब सिल्क के कपड़े से हम रब करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक ऐसी सिमिलर रोड अगर हम इसके पास लेके आएंगे तो ये दोनों रोड आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। यहां से भी ये पता चला कि सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। यहां पे देखिए ग्लास रोड, इसी ग्लास रोड का हमने यहां पे यूज किया, बट अब हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की रोड ली, उसे वूल से रब किया,
तो हमने क्या देखा कि इन दोनों में अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। इन दोनों में अट्रैक्शन कब होगा? जब इसके पास क्या हो, अपोजिट चार्ज हो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अट्रैक्शन की वजह से यहां पे क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास जो प्लास्टिक की रोड है, ठीक है, उस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बात करते हैं अगर दोनों प्लास्टिक की हमारे पास रोड हो, तो दोनों प्लास्टिक की रोड आपस में क्या करेंगी, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी किसी ग्लास रोड को हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो वो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड बन जाती है, ठीक है। अगर इसके जैसी रोड हम इसके पास लेके आएंगे तो इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने ये देखा कि हमने प्लास्टिक रोड है, ठीक है, उसको जब वूल के कपड़े से रब किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन, और यहाँ पे दोनों के दोनों प्लास्टिक रोड है वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिपल्शन। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लाइक मतलब सेम चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और अनलाइक मतलब जो डिफरेंट चार्ज होंगे आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, नॉलेज थी कि चार्ज पार्टिकल कौन से रोड पे किस टाइप का चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक। ग्लास रोड को अगर हम सिल्क से रब करवाएंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम इसे दूसरी किसी कपड़े से, ठीक है, अगर रब करवाएं तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी न्यू टॉपिक नेम्ड एज अर्थिंग और सेफ्टी। इसको पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको अच्छे से पता है। व्हाट आर कंडक्टर्स? जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो सके, वो सब्सटेंस जिनमें से करंट है वो आसानी से फ्लो हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। दो सब्सटेंसेस which can pass electric current through them are known as the conductors, okay। और इंसुलेटर जिनमें से करंट हो पास नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट पास नहीं हो सकता उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। अब कंडक्टर में करंट पास क्यों हो जाता है, मतलब इसका रीजन क्या है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट है वो फ्लो होता है। जैसे ही हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इसके जस्ट रिवर्स हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। कंडक्टर की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। कॉपर का भी आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बात करो इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल है रबर, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, ड्राई वुड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग आप सभी को पता है कि आपके हाउसेज में जो प्लग यूज किया जाता है, ठीक है, 3 प्लग, उसमें एक आपके पास क्या होती है, लाइव वायर, एक क्या होती है न्यूट्रल, और एक क्या होती है अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्यों करवाई जाती है, सेफ्टी के लिए। देखो जो एक्सेस करंट होता है, एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है, ठीक है। मींस जो भी आप देखें कि मान लो अगर एक लाइव वायर है, ठीक है, वो मेटल से टच हो जाती है, ठीक है, किसी मान लो हम आयरन की बात करें, प्रेस की बात करें, अगर लाइव वायर है वो कुछ मान लो कटने की वजह से वो अगर मेटल पे टच हो जाए तो मेटल पे टच होने की वजह से पूरे मेटल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्सेस चार्ज आ गया मेटल के ऊपर। अब अगर अर्थिंग की वायर वहां पे प्रेजेंट है तो वो जो एक्सेस चार्ज है वो कहां पे चला जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा।
और एक शॉक लगने से है वो एक इंसान है वो बच जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग देख सकते हो कि यहां पे अगर एक्सेस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन है ये अर्थ में से इसकी तरफ मूव करेंगे, और ये कह सकते हैं करंट डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, मतलब करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि अगर इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अर्थिंग करवाने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में। ठीक है, इसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ के साथ शेयर करना। ठीक है, जहां भी एक्सेस चार्ज होगा वो अर्थ के साथ शेयर हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर और अर्थिंग के बारे में स्टडी किया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, और आपने ये पढ़ा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। देखो, पोलैरिटी एक ऐसा वर्ड है, पोलैरिटी एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंशिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, कि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है। ठीक है, तो पोलैरिटी एक ऐसा वर्ड है जो डिफरेंशिएट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया कि चार्ज एक्चुअल में क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है, किसी प्रोटॉन पे ये चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं एडिटिविटी इन नेचर। चार्ज पार्टिकल्स को हम ऐड कर सकते हैं, सॉरी चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, मान लो आपके पास ये बॉडी है और इस पे चार्ज है मान लो +4 कूलम, -2 कूलम, +6 कूलम, ये इस पे चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज तो क्या लिख सकते हैं, देखिए +4, साइन को हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन को हम साथ लेके चलेंगे। यहां पे नेगेटिव 2 कूलम +6 कूलम। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, 6 + 4 10 -2 +8 कूलम। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया गया है, एडिटिविटी इन नेचर। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हम ऐड कर सकते हैं। सो दीज हैव ए नेचर ऑफ एडिशन, मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे और अलग चार्ज पार्टिकल्स होते, मान लो ये हमारे पास अगर -4 कूलम, ये -2 कूलम और ये +6 कूलम होता, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना होता। अब यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो 6 - 6 कितना हुआ, 0। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज इस पे 0 है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो फिलहाल ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कैसी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉडी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। और अगर टोटल चार्ज 0 आ जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल होती है बॉडी। ठीक है, अच्छा अगर चार्ज नेगेटिव आ जाए, मान लो इसको आप लेके चलते हो कि
मान लो इसको आप नेगेटिव ले लो, इसको प्लस लो, तो अब कितनी वैल्यू आएगी 6 + 10 - 2 -8 कूलम। तो अब ये बॉडी कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो हम चार्ज पार्टिकल को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी इन नेचर। सेकेंड आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज जो है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एक कोम को अगर आप हेयर में रब करो, ठीक है, तो कोम है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि रब करने के बाद वो पेपर पीसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोम पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया है। ठीक है, ये चार्ज कहां से आया, वो आपके हेयर से आया है, क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब ये अगर हम बात करें, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। को आप लोग समझ चुके हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम और वी कैन से ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, इसमें हमको एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक सिस्टम है और इसमें हम कुछ चार्ज मान लेते हैं। मान लो हमारे पास चार्ज है 2 कूलम, ठीक है, और -3 कूलम। ठीक है, तो ये हमने चार्ज दोनों मान लिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस सिस्टम में दोनों चार्ज को छोड़ दिया और दोनों चार्ज पास पास आ गए। ठीक है, एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को शेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों आपस में टच हो गए और इन्होंने चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन किया। जब हमने इसको देखा कि आफ्टर टचिंग ईच अदर चार्ज जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, वो हम देख सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1 कूलम। ठीक है, तो आपसे पूछा बताओ दूसरे वाले पार्टिकल पे कितना चार्ज आएगा। देखो समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जहां से ना तो चार्ज बाहर जा सकता है ना कोई चार्ज अंदर आ सकता है। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को हमने क्या किया, शेक करवा दिया, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे टच करवा दिया इनको। ठीक है, उससे क्या हुआ, इनमें चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और हमने ये देखा कि एक चार्ज है इसके पास, एक पार्टिकल के पास चार्ज कितना बच गया, 1 कूलम। तो आपसे दूसरे चार्ज पे क्या पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो एडिटिविटी नेचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, भाई चार्ज क्या हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा एक से दूसरी बॉडी में। तो शेक करने से पहले चार्ज और शेक करने के बाद चार्ज क्या होगा, दोनों सेम होंगे। तो यहां चार्ज कितना है, 2 कूलम -3 कूलम। ठीक है, इज इक्वल टू 1 कूलम। इसको मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आया होगा, यहां से देखो 2 -3 तो कितना आया, -1 कूलम। यहां पे कितना है देखो, 1 कूलम प्लस Q, ये साइड आएगा -1 कूलम -1 कूलम इज इक्वल टू Q। तो Q कितना आ गया हमारे पास, -2 कूलम। ठीक है, ये आ गया। मतलब इस वाले पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, -2 कूलम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना होगा,
3 - 2 मतलब -1, यहाँ पे 2 - 1 -1, मतलब देख लो दोनों तरफ नेट चार्ज अभी भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इसकी थर्ड प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर हम मार्केट में कोई मान लो बुक लेने जाते हैं, तो मार्केट में या तो हम बुक लेके आते हैं 1 2 3 इस मैनर में लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि 1.5, ठीक है, 1.5 बुक आप नहीं लेके आते हो, 2.5 बुक आप नहीं लेके आते हो। एक हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, कि आप 1 के ऑर्डर में ही लेके आओगे। वैसे इलेक्ट्रॉन के पास भी एक फिक्स्ड ऑर्डर है कि इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है मान लो 1e, ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2e, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं, +-1 +-2, ठीक है, +-3 एंड सो ऑन +-ne। मतलब चार्ज पार्टिकल इस फॉर्म में होंगे 1e 2e 3e ne। ऐसा नहीं होगा, इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे 1.5e, इस फॉर्म में आपको चार्ज पार्टिकल नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, चार्ज द इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां पे हम देख सकते हैं चार्ज वो इस फॉर्म में आपके पास मिलेगा, इस फॉर्म में 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे पार्टिकल आपको इस फॉर्म में मिलेगा 1e 2e 3e, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे और माइनस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे। मतलब इस फॉर्म में आपको चार्ज पार्टिकल है वो नहीं मिलेगा, मतलब 1.5e या फिर आप लिखो 2.5e, ठीक है, इस फॉर्म में आपको चार्ज पार्टिकल कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब चार्ज अगर ट्रांसफर पे हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो कैसे होगा, 1e 2e, मतलब इस फॉर्म में होगा। मतलब एक अगर चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है तो 1 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इस फॉर्म में चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ट्रांसफर होगा वन बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, 1.5 इस फॉर्म में नहीं होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हो, Q = ±ne, ठीक है, और n हमारे पास क्या है, यहाँ पे n इज इंटीजर, ठीक है, E आपके पास क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज, E की वैल्यू ये होती है, ठीक है, और Q आपके पास चार्ज है ये, ठीक है। तो चार्ज इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमने जो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी इन नेचर, दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखो हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये देखो पहले हम एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, m = m0 1 - v²/c²√। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है, भाई चार्ज पार्टिकल चलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लो 10⁻⁶ के फॉर्म में है, मतलब इतनी हाई स्पीड है उसकी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू c के कंपेरेबल हो जाती है, मतलब c हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो स्पीड को अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, तो उससे ओवरऑल फैक्टर चेंज होगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास वो चेंज हो जाता है, बट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज is independent on
यहां से आप लोग देख सकते हो कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मास है वो चेंज हो सकता है स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो ये चार्ज पार्टिकल वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है, ये क्वांटम लेवल पे, तो इनकी स्पीड भी बहुत हाई स्पीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू अगर चेंज होती जाती है, मान लो अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो m जो हो m नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि मास है वो तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 11th लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, सॉरी जो 9th लेवल पे पढ़ते हैं, वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि किसी की स्पीड के अकॉर्डिंग मास चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे स्पीड ही बहुत कम है। ऑब्जेक्ट की स्पीड किलोमीटर्स में है, कुछ किलोमीटर्स में है, पर यहाँ तो 10⁶ तक पहुंचती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि स्पीड के साथ वो मास भी चेंज होता है। बट आप देख सकते हो चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पीड के चेंज होने से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज पार्टिकल की। देखो जो मेनली न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपसे पूछेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE से, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। आपको चार्ज की वैल्यू दे देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आप फाइंड कर चुके हो पहले भी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, डिस्कस करेंगे उसको। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल जो आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, उस फोर्स के बारे में हमें कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, मान लो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, हमारे पास चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 और वो एक डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के, Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। जितने ज्यादा आप इसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसमें फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि देखो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। जितनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, इन दोनों के बीच का फोर्स है वो कम होता जाएगा, ठीक है। पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के। मतलब चार्ज पार्टिकल की अगर आप वैल्यू बढ़ाते हो, चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो उससे फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? कांस्टेंट, K इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो जो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की वैल्यू, ठीक है। हमने दो चार्ज पार्टिकल मान लिए एक सर्टेन डिस्टेंस r पे, ठीक है। तो जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इन दोनों के चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इस k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट है k, इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक नया वर्ड आपके लिए जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/4π∹0 की वैल्यू ये आएगी 9 × 10⁹9। ठीक है, 9 × 10⁹9। यूनिट आप निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे k है, देखो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k को हम क्या लिख सकते हैं, FR² Q1 Q2 लिख सकते हैं भाई। ऐसा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या आएगा, FR² Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ की वैल्यू है। कूलम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, चार्ज पार्टिकल को डबल कर दिया। ठीक है, वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ था। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन क्या दिया जाए कि ये मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें चार्ज को कर दिया डबल और रेडियस को कर दिया हाफ। तो बताओ हमारे पास नया फोर्स कितना आएगा। तो पहले पुराना वाला फोर्स देखते हैं, मतलब जब हमारे पास कोई चेंजमेंट नहीं था तब। तो K Q1 Q2/R²। अब जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा, देखो K चार्ज कितना कर दिया डबल, डबल मतलब ये भी डबल ये भी डबल। तो ये कितना है हमारे पास, दोनों को मान लो Q ही मान लिया इसने, Q × Q। चल Q² लिख लो, इसको कितना आ जाएगा 4Q², इसको Q² लिख दो। और इसको कितना कर दिया हाफ, इसको हाफ कर दिया। हाफ मतलब R/2 कर दिया, इसको R/2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा देखो हमारे पास F' इज इक्वल टू K इंटू ये 4 ऊपर जाएगा तो 16Q²/R², 16K Q²/R²। और KQ²/R² किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 16F। मतलब जो हमारे पास नया फोर्स है वो 16 टाइम ज्यादा है, 16 टाइम्स वो ज्यादा है। क्लियर, आई थिंक स्क्रीन विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो ये 16 टाइम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है भाई, इसको हाफ कर दिया इसको डबल कर दिया, या इसको हाफ कर दे इसको डबल कर दे। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप पहले जो इनिशियल फोर्स है वो निकालेंगे, आफ्टर दैट चेंज करने के बाद जो फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करके पहले वाले से कंपेयर करके पहले वाले की फॉर्म में आंसर लिखना है आपको। जो पहले जो क्वेश्चन आया था उसी की फॉर्म में आंसर लिखना है, 16F मतलब F की फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ था अपने पास। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हमने मेनली पढ़ा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में समझा कि एक्चुअली व्हाट इज चार्ज पार्टिकल। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, एडिटिविटी नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Q = + - NE इज ए वेरी बेसिक फॉर्मूला, आपको याद रखना ही है। ठीक है, बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चार्ज पार्टिकल है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। आप जितनी मर्जी चार्ज पार्टिकल की स्पीड कर दें, उसके चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, जितना उस पर चार्ज है उतना ही रहेगा। बट मास चेंज हो सकता है, मास कैन बी चेंज बट चार्ज कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, फिर हमने कूलम्स लॉ को देखा। कूलम्स लॉ का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे आपके पास कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 × 10⁸8 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि 12.5 × 10⁸8 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो उसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन यही कर देते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, Q = NE। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स हैं तो माइनस, ठीक है, माइनस है नहीं। हमसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है। ई की वैल्यू अपने को पता ही है, पुट कर देते हैं। माइनस एन आपके पास कितना है 12.5 इंटू 10⁻⁸ और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी, पहले देखो ये देखते हैं हमारे पास जो जीरोज है कितने बचेंगे, 19, यहाँ पे 8, तो यहाँ अपने पास बचेंगे भाई 11। ठीक है, -11। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 20, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁸ कूलम, ये आंसर आएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁸ कूलम। तो इतना चार्ज कैरी करेंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ही इतना चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, A comb drawn through person's hair on a dry day caused 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb। जैसे हम comb को अपने बालों में रब करते हैं तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन है वो comb पे आ जाते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि अब बताओ comb पे कितना चार्ज है। सेम क्वेश्चन, सो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज Q इज इक्वल टू Ne माइनस N। ओके, Q इज इक्वल टू, you have value of n 10⁻22, 10⁻22 into value is 1.6 into 10⁻⁻19. So its answer is Q is equal to 1.6 into 10⁻³ coulomb. ठीक है, so by using quantization of charge we can solve these type of questions। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम्ब एंड 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, फॉर्मूला हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ जो हम पढ़ चुके हैं। Q1 की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू Q2 हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन व्हाट इज R, R इज 10 सेंटीमीटर चेंज इंटू मीटर, सो 10 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 13.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट्स में आप लोग करना सोल्व, आई विल सेंड यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।